बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज DSM की सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर के ऊपर। और ये डिसऑर्डर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी का सबसे पहला डिसऑर्डर है। इससे पहले मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं एक स्कूल में प्रोजेक्ट कर रहा था, उन्होंने मुझे एक बच्चों की लिस्ट दी कि इनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इनको जाके ऑब्जर्व करें। मैंने क्लास में जाके ऑब्जर्व करना शुरू किया तो वहाँ मुझे एक ऐसा बच्चा नजर आया जो लिस्ट में नहीं था। मैंने देखते ही मुझे डाउट हुआ कि शायद इसके साथ कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने टीचर्स से इन्वेस्टिगेट किया, पूछा मैंने उनसे कि क्या इसके साथ कोई प्रॉब्लम है, आपने इसका नाम लिस्ट में लिखा नहीं है, मुझे शक पड़ रहा है कि इसके साथ प्रॉब्लम है। और मैं इसमें बहुत शोर सा था कि इसके साथ है, तो उन्होंने कहा नहीं इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये तो बड़ा ओबीडियंट बच्चा है, हर बात मानता है, तंग नहीं करता, डिस्टर्ब नहीं करता क्लास को, चुपचाप रहता है। तो उनके नज़दीक तो ओबीडियंस एक एलिमेंट था, लेकिन मुझे शक था कि कोई प्रॉब्लम है। मैंने कहा पेरेंट्स को बुला लें, तो उनकी मदर आई, उन्होंने कहा नहीं कोई भी इशू नहीं है, बस थोड़ा सा मासूम है, सादा है, डर जाता है, बाकी इसके अलावा कोई इशू नहीं है। तो इस बात को 2-2.5 साल गुजर गए। उसके बाद एक दफ़ा पेरेंट्स सेमिनार हो रहा था उसी स्कूल में, तो मैं वहाँ पर बात कर रहा था और जैसे ही मैं स्टेज से आया तो मुझे एक फ़ादर आके मिले। उन्होंने कहा कि सर मैंने आपसे अपने बच्चे के बारे में डिस्कस करना है, मुझे लगता है आपकी बातें सुन के कि उसके साथ कोई इशू है। वो अपनी एज से कम एज की हरकतें करता है, वो ऐसे काम करता है जो उसकी एज के बच्चों को नहीं करनी चाहिए, छोटे बच्चे कर सकते हैं, वो नहीं कर सकता। तो मैंने उनको कहा आप ठीक है, आप बच्चे को ले आएँ। और तो उन्होंने कहा कि बच्चा तो यहीं स्कूल में पढ़ता है। तो मैंने नाम पूछा, तो उन्होंने जब नाम बताया मैंने कहा तो ये तो वही बच्चा है जिसका मैंने टीचर्स को भी कहा था और मदर को भी कहा था। तो मदर ने नेगलेक्ट कर दिया था इस बात को कि नहीं ऐसा कोई भी इशू नहीं है। उन्होंने कहा हाँ, मदर को बस शुरू से लगता था वो ज़रा मासूम बच्चा है, थोड़ा भोला बच्चा है, वो वक्त के साथ इम्प्रूव हो जाएगा, इसलिए उन्होंने आपको नहीं बताया, लेकिन मसला है। तो मैंने बुला लिया, मैंने कहा मदर को भी ले आए, बच्चे को भी ले आए, उसकी असेसमेंट कर लूँगा। मैंने बच्चे की असेसमेंट भी की, मदर से भी पूछा, तो मुझे पता चला वो बच्चा 6th क्लास में अब चला गया हुआ था, लेकिन वो अपनी डेली लाइफ के काम वो नहीं कर सकता था। लाइक उसने अपने कपड़े खुद पहनना उसके लिए बड़ा मसला था, खुद नहाना, खुद मुंह हाथ धोना। अगर लाइक वो मुंह हाथ धोने गया तो अपने सारे कपड़े गीले कर देता था, ब्रश करना उसको अभी भी नहीं आ रहा था। ठीक है, तो डेली लाइफ के जितने भी काम है, खाना खाने में, कोई चीज़ सामान उठाने में, कोई डेली चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता था। रिपीटेडली मदर कह रही थी कि मैं उसको सिखाती हूँ लेकिन फिर भी वो भूल जाता है। मुझे पता चला उसका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत कम है। ठीक है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग उसकी नहीं है। अगर आप उसको कोई सिंपल सा पजल भी दे दें तो वो उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा था। ठीक है, या आप उसको सोशल क्यूज़ नहीं समझ आते थे, उसको नॉर्म्स नहीं समझ आते थे, मतलब आप उसको कम्युनिकेशन में भी बड़ा मसला था। आप उसको इशारे से बताएं ना कि भाई तुम यहाँ से यहाँ आओगे, यहाँ से वहाँ जाओगे और वहाँ से यहाँ आओगे, तो उसका ब्रेन उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाता था कि इन्होंने मुझे क्या इशारा किया और मुझे क्या चीज़ समझाने की कोशिश की। उसकी जो टाइम मैनेजमेंट है, उसको टाइम की समझ नहीं है। अगर आप उसको कोई कह दें कि आपने 15 मिनट में काम ख़त्म करना, अब उसको वो 15 मिनट भी नहीं समझ आएंगे, वो काम भी नहीं समझ आएगा, वो उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा। सेफ्टी मेजर्स नहीं ले सकता, मीन्स अगर उसकी तरफ गाड़ी आ रही है, सड़क क्रॉस कर रहा है, तो उसको समझ ही नहीं आती, उसका ब्रेन इतनी जल्दी प्रोसेस ही नहीं करता कि गाड़ी मेरी तरफ आ रही है मुझे नुकसान हो जाएगा, या कोई चीज़ मेरी तरफ आ रही है इससे मुझे नुकसान हो जाएगा, तो सेफ्टी मेजर्स नहीं ले पाता था। IQ टेस्ट अप्लाई किया तो उस पर उसका जो स्कोर था वो बहुत ज़्यादा कम आ गया था, इंटेलेक्चुअल डिफेक्टिव आ गया था, उसकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी थी वो बहुत कम थी। माइलस्टोन्स, जब मैंने केस हिस्ट्री में माइलस्टोन्स का पता किया तो माइलस्टोन उसके डिले थे। माइलस्टोन्स क्या होते हैं? बच्चा जिस एज में ग्रो करना चाहिए, जिस एज में चलना चाहिए उस एज में नहीं चला, उससे बहुत लेट चला। उन्होंने बताया कि बहुत लेट इसने बोलना स्टार्ट किया। ये शुरू में तो अपनी बात कुछ वर्ड्स में समझाता होता था, ठीक है, वो पूरी सेंटेंस नहीं बोल पाता था। फिर मैं टीचर से पूछा कि आपने मुझे उस टाइम इसको कहा था कि कोई इशू नहीं है। उन्होंने उस टाइम भी उसको डिफेंड ही किया इस बात को कि अगर आप इसको पेपर के दौरान, टेस्ट के दौरान खड़े होकर समझाते रहें तो ये करता है, अदरवाइज अगर आप इसके ऊपर से हट जाएं तो ये फिर नहीं कर सकता। तो असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती थी बार बार। तो फिर मुझे एक डाउट हुआ कि इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर है। अगर आप DSM के अंदर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखेंगे ना इस डिसऑर्डर का, उसमें 2 एलिमेंट हैं कि उसमें 2 चीज़ों में चैलेंजेस होने चाहिए बच्चे को, या डेफिसिट होना चाहिए। एक सबसे पहले इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ के अंदर, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग में, लर्निंग के अंदर, नई चीज़ें सीखने के अंदर, एक्सपीरियंस करके, जैसे लोग एक्सपीरियंस करके सीख लेते हैं ना, तो उसके अंदर चैलेंजेस हों, वो ना कर पा रहा हो अपनी एज के अकॉर्डिंग। लाइक 10 साल का बच्चा अगर जो प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है वो ना कर पा रहा हो, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा हो जो 4 साल का या 5 साल का बच्चा कर पा रहा है। दूसरा, अगर आप डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में देखेंगे तो अडॉप्टिव लर्निंग जो है वो बच्चे की बहुत वीक हो, और वो सेम उसके साथ वही था। डेली लाइफ के काम वो अपने नहीं कर पाता था, शर्ट के बटन नहीं बंद कर पाता था, अभी भी मुँह हाथ ठीक से धोना, हाइजीन का ख्याल रखना उसको नहीं आता था, शूज़ अपने पहनना नहीं आते थे, खाना खाने में उसको अभी भी थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझाना पड़ता था, उससे खाते हुए चीज़ें गिर जाती थी अपने कपड़ों के ऊपर। फिर इसके अलावा जब मैंने देखा एज ऑनसेट होता है DSM के अंदर
कि आप 18 साल की कम उम्र के बच्चों को डायग्नोज करते हैं, तो वो अर्ली चाइल्डहुड में डायग्नोज हो रहा था। उसके बाद उसमें आ जाता है सिवेरिटी लेवल। तो सिवेरिटी लेवल इसके 4 होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर और प्रोफाउंड। ठीक है, माइल्ड वो बच्चे होते हैं, माइल्ड अगर आपने देखना हो तो माइल्ड बच्चे वो होते हैं जिनको स्कूल के अंदर ना लर्निंग में थोड़ी बहुत जो डिफ़िकल्टी है, पढ़ लेते हैं 6th क्लास तक बड़े अच्छे से पढ़ भी लेते हैं, पता नहीं चलता इतना, लेकिन उनको मैथ्स के अंदर, मनी मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है, रीडिंग के अंदर थोड़ा बहुत, तो इनके अंदर इश्यूज़ आ रहे होते हैं। ठीक है, उनका सोशल जो इंटरेक्शन है वो बहुत इमेच्योर होता है। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन नहीं रख पाते और जो एडॉप्टिव स्किल्स हैं सीख जाते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आप उनको सिखाएं तो वो सीख जाते हैं। जो मेरे पास क्लाइंट था वो मॉडरेट लेवल का था, क्योंकि उसकी जो लर्निंग थी वो काफ़ी वीक हो रही थी। ठीक है, सोशली इमेच्योर था, सोशल इंटरेक्शंस जो थे उसके काफ़ी ख़राब से थे, मेंटेन नहीं कर पा रहा था रिलेशंस को। ठीक है, और एडॉप्टिव लर्निंग जो थी वो बार बार सिखाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं वीक थी। अगर आप सवेयर में चले जाएंगे, वहाँ पे DSM के अंदर काफ़ी इसके डिटेल्स लिखी हुई हैं, मैं आपको सिर्फ सिंपल बता रहा हूँ। सवेयर में जो लर्निंग है वो भी काफ़ी ख़राब होती है। ठीक है, सोशल कम्युनिकेशन भी जो है वो ख़राब होता है आपका, और जो एडॉप्टिव लर्निंग है वो मतलब काफ़ी टाइम असिस्ट करना पड़ता है आपको थ्रू आउट द लाइफ। समझें कि आपको कहीं ना कहीं असिस्ट करना पड़ता है, मतलब उसको समझाना पड़ता है। इससे जो मॉडरेट होता है उसमें ये होता है आप समझाते हैं, कुछ अर्सा रिपीटेडली समझाते हैं तो कुछ एक एज के बाद उसको आ जाता है। और इसके बाद है प्रोफाउंड, वो एक्सट्रीम सवेयर की कंडीशन है कि उसमें बच्चा टोटली आप पे डिपेंडेंट हो जाता है। वो खाना भी आपसे खाएगा, वो मुंह हाथ भी आपसे धोएगा, तो टोटली वो आप पे डिपेंडेंट हो जाता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जब आप देखते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि ये ना इसके और ऑटिज्म के सिम्टम अक्सर मैच कर जाते हैं। ठीक है, ऑटिज्म में भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ जाती है, वहाँ पे भी बच्चे की एडॉप्टिव स्किल्स जो है वो काफ़ी वीक हो जाती हैं, इंटेलेक्चुअल जो स्किल्स हैं वो भी वीक हो जाती हैं। लेकिन आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे जब ऑटिज्म में आएगा? ऑटिज्म में रिपीटेड बिहेवियर होते हैं, कोई ना कोई बात वो बार बार रिपीट कर रहा होता है, ये बच्चा रिपीट नहीं कर रहा था। ठीक है, दूसरा जो डाउट था वो ये था कि इसको लर्निंग डिसेबिलिटी हो, लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी में भी ये चीज़ें आती हैं कि वो रीडिंग नहीं कर पा रहा, राइटिंग नहीं कर पा रहा, वो इसको भी थोड़ा बहुत था कि असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें आप ये देखेंगे बच्चा डेली के काम अपने कर सकता है, अपने कपड़े पहनना, अपना मुंह हाथ धोना, अपनी हाइजीन का ख्याल रखना वो कर सकता है, वो ये नहीं कर सक रहा था, तो वहाँ से भी डिफ्रेंशिएट हो गया। और तीसरा था कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। अब क्योंकि इसका भी कम्युनिकेशन वीक था, ये भी बहुत कम अल्फाज चुन के बोलता होता था और वोकेबलरी कम थी। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स में भी यही होता है, वोकेबलरी बहुत लिमिटेड होती है बच्चे के पास, या कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स में वो रुकता है, बोलता नहीं है, पूरी सेंटेंस नहीं बोल पाता, या समझ नहीं पाता, या रीड नहीं कर पाता। लेकिन उसमें भी एडॉप्टिव लर्निंग होती है, इसमें नहीं थी, तो इसलिए इसको मैंने उन तीनों डिसऑर्डर से डिफ्रेंशिएट किया। आप भी जब डायग्नोज करेंगे तो इसी तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसके बाद मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कोमॉर्बिडिटी एक चीज़ होती है कि कौन से डिसऑर्डर इसके साथ पैरेलल चल सकते हैं। ठीक है, इसके साथ जो डिसऑर्डर पैरेलल चल सकते हैं वो ऑटिज्म है, मूड डिसऑर्डर्स हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, एपिलेप्सी है, डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, सेंसरी इम्पेयरमेंट है, और इसके अलावा न्यूरोबायोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स आते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। और इसके बाद आपने कुछ चीज़ें इस डिसऑर्डर के लिए याद रखनी है। सबसे पहली बात कि अक्सर जो टीचर्स थे जैसे वो कहते होते थे, या लोग भी आपको कहते नजर आएंगे कि ये पेरेंट्स की वजह से होता है, पेरेंट्स ध्यान नहीं देते इसलिए बच्चा इस किस्म का हो गया। ऐसा नहीं है। ठीक है, खाली ये एक फैक्टर हो सकता है, पेरेंटल नेग्लेक्ट एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन ये अल्टीमेट फैक्टर नहीं है। दूसरा, अक्सर जो पेरेंट्स हैं या अक्सर जो टीचर्स हैं वो कहते हैं कि बच्चा जो है वो बहुत सादा है, ठीक है, बहुत मासूम सा है, बहुत सादा सा है, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा ये बच्चे फिज़िकली जो होते हैं वो बहुत वीक होते हैं। ठीक है, अगर आप इनकी हेल्थ देखेंगे तो मोस्टली, नॉट ऑल द टाइम बट मोस्टली जो हैं वो बच्चे फिज़िकली वीक होते हैं। इसके अलावा ये बच्चे सोशली आइसोलेट हो जाते हैं, लोग इनको ग्रुप से निकाल देते हैं या अपने आप को खुद ग्रुप से निकाल देते हैं। इन ऐसे बच्चों को लोग बहुत ज़्यादा बुली करते हैं, बहुत ज़्यादा टीज़ करते हैं, तो ये फैक्टर भी इसके अंदर आता है। अब मैं आ जाता हूँ, अगर आप सिम्टम्स देखेंगे, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। अगर सिम्टम्स को मैं ज़रा सिंप्लीफाई कर दूँ सिर्फ एक एक वर्ड के अंदर, पहला इंटेलेक्चुअल डेफिसिट हो, ठीक है, दूसरा जो है उसमें एडॉप्टिव लर्निंग का डेफिसिट हो, मैं आपको बता चुका हूँ एडॉप्टिव लर्निंग क्या है। तीसरा, उसका आपने देखना है कि वो एज ऑनसेट 18 साल से पीछे आपने उसको अर्ली स्कूलिंग में ज़्यादातर डायग्नोज होता है।
ठीक है। सेफ्टी मेजर्स उनमें बच्चों में नहीं होते, लैंग्वेज इश्यूज़ उनमें होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर लर्निंग इश्यूज़ उनमें ज़्यादातर होते हैं, ठीक है। फिजिकल हेल्थ उनकी वीक होती है, इम्पल्सिव हो जाते हैं जब आप रूटीन वगैरह चेंज करेंगे। रूटीन अगर आप उनको चेंज कर लें तो वो उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। टाइम मैनेजमेंट उनकी बहुत जो है वो वीक हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग उनकी बहुत कम होती है, आईक्यू लेवल उनका बहुत ज़्यादा कम होता है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है, माइलस्टोन डिले होता है, आप उसका ये भी देखते हैं, बर्थ प्री मैच्योर बर्थ तो नहीं। अब हम आ जाते हैं इसका ट्रीटमेंट प्लान। देखें, इसके ट्रीटमेंट प्लान से पहले आपने इसका देखना है कि इसके पीछे रीजंस क्या होते हैं, ये क्यों हो सकता है डिसऑर्डर। ये जेनेटिक भी हो सकता है, ठीक है, ये बायोलॉजिकल भी हो सकता है ब्रेन की ग्रोथ की वजह से, ये एनवायरमेंटल फैक्टर भी इसमें आ सकता है, ठीक है, न्यूरोबायोलॉजिकल जिसको बोलते हैं वो भी हो सकता है, एवेल्यूएशन ऑफ न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिक जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो ख़राब है तो भी ये डिसऑर्डर हो सकता है। तो कई फैक्टर्स हैं। तो इसके लिए ना आप ये नहीं कर सकते कि आप बोलें कि टोटली साइकोलॉजिस्ट पे रिलाई कर लो। आपने एक जिसको बोलते हैं ना कंबाइन अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच, सारी चीज़ों को साथ लेके चलना है। ये मतलब आपको डॉक्टर्स को भी साथ लेके चलना पड़ सकता है, आपको साइकेट्रिस्ट को भी, आपको स्पीच थेरेपिस्ट को भी, आपको फिजियोथेरेपिस्ट को भी, ठीक है, और आपको टीचर्स को भी साथ लेके चलना पड़ सकता है। अब इसके 5 एरियाज़ हैं जहाँ पे आप इनका ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहला साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, थोड़ा मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ, उसमें चीज़ें बताऊँगा कैसे होगा। दूसरा ट्रीटमेंट एवेल्यूएशन है मेडिकल, ठीक है। मेडिकल के लिए बेहतर तरीका ये होता है कि जब ऐसा बच्चा आपके पास आए तो आप पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लें और उनको बोलें कि आप इसका मेडिकल चेकअप करवा लें, मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाएं। आप एक लेटर लिखें और उसमें इसके सिम्टम्स लिखें, इसका डिसऑर्डर लिखें, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर का आपको डाउट है, और आप इसकी ये मेडिकल एवेल्यूएशन कर लें, ठीक है। मेडिकल एवेल्यूएशन में क्या हो सकता है, सिटी स्कैन हो सकता है, MRI हो सकता है, ताकि उसके आप सेंसरी रिफ्लेक्सेस को ना देख सकें कि वो ठीक हैं कि नहीं ठीक, स्लो हैं क्या हैं, किसी मेडिकेशन से इम्प्रूव हो सकते हैं। तो ये उसका काम है, लेकिन आप उसमें हेल्प आउट कर सकते हैं। इसकी हेयरिंग और विजुअल स्क्रीनिंग, ठीक है, कानों का चेकअप, आंखों का चेकअप कराना ये ज़रूरी है। तीसरा बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, कि इसका मेटाबॉलिक चेकअप भी करवाएं कि इसकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी तो नहीं है। ब्लड टेस्ट होते हैं, ठीक है, विटामिन के टेस्ट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो वो भी आप चेक करवाएं कि वहाँ पे कोई डेफिशिएंसीज तो नहीं है और उसका ट्रीटमेंट वहाँ से मुकम्मल हो, ताकि अगर आप कोई काम करने लगें तो वो थोड़ा स्पीड अप हो जाए। और अगर उसका कम्युनिकेशन का इशू भी है, फिज़िकली भी कोई मतलब उसकी जो मसल्स वगैरह हैं या किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है जहाँ पे अगर फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है या स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो भी आपने साथ लेके चलना होता है। तीसरी चीज़ आपने करनी हो बिहेवियरल इंटरवेंशन, के बिहेवियरल इंटरवेंशन में ABA थेरेपीज़ आती हैं ज़्यादातर, कि उसको कौन कौन से बिहेवियर सिखाने, कौन से उसने सीखे वो उनको निकलवाना है, ठीक है, वो आप ABA थेरेपीज़ के अंदर करते हैं। सोशल कम्युनिकेशन इंटरवेंशंस, के सोशल कम्युनिकेशन कैसे होगा, आपने इस चीज़ के ऊपर भी काम करना होता है। और पांचवा आपने देखना होता है एजुकेशनल प्लान, ठीक है, आपने उसका एक एजुकेशन, क्योंकि वो स्कूल पढ़े होते हैं। अगर आप देखेंगे ना, माइल्ड लेवल के बच्चे ज़्यादातर स्कूल में बैठे हुए होते हैं, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा इशू नज़र नहीं आ रहा होता, तो वो वहाँ पे बैठे होते हैं। तो उनका एक बिहेवियर एजुकेशन प्लान बनाना टीचर्स के साथ मिलके, तो वो आपके साथ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये 5 चीज़ों में आपने उनका ट्रीटमेंट प्लान बनाना होता है। अब आ जाते हैं सबसे पहला वाला, जो साइकोलॉजिकल, आप कैसे करेंगे, ठीक है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जो सबसे पहले असेसमेंट आप करते हैं वो आपने लेनी है एक स्पेशल चाइल्ड केस हिस्ट्री फॉर्म। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की जितनी भी असेसमेंट है वो मैं डिटेल में एक अलग लेक्चर में बताऊंगा। स्पेशल चाइल्ड केस हिस्ट्री फॉर्म भी आप लोगों को उसमें सिखाऊंगा। तो आप एक स्पेशल चाइल्ड केस हिस्ट्री फॉर्म लेते हैं, उसको देखते हैं कि ये स्पेशल है, इसके साथ कोई माइलस्टोन्स का डिले है, माइलस्टोन चेकलिस्ट आप उस पर प्रॉपर अप्लाई करते हैं कि जिस एज में जो जो चीज़ें उसको सीखनी चाहिए, जिस एज में उसको क्रॉलिंग करनी थी, उठ के बैठना था, चलना था, बोलना था, ठीक है, ग्रिप लेनी थी किसी चीज़ की, भागना था, तो ये सब चीज़ें आप उसकी माइलस्टोन्स के अंदर, चेकलिस्ट के अंदर देखते हैं। तो दूसरी चीज़ वो करेंगे, पहला स्पेशल केस हिस्ट्री फॉर्म, जिसमें इसका बर्थ का प्रोसेस देखेंगे कि अर्ली बर्थ तो नहीं हो गई, ठीक है, कोई बीमारियाँ, कोई चीज़ उसमें वहाँ तो नहीं हुई, तो आप वो भी देखेंगे। उसके बाद आप उसकी जो सिम्टम्स की चेकलिस्ट है वो प्रॉपर देखेंगे कि पूरी उतर रही है कि नहीं उतरी, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पूरा उतर है। उसके बाद आप कुछ टेस्ट हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जैसे वेस्लर इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट आपके पास आ जाता है, ठीक है, विनलैंड का एक आपके पास टेस्ट आ जाता है, विनलैंड टेस्ट फॉर एडॉप्टिव लर्निंग, ठीक है, एक है मुलिन टेस्ट फॉर अर्ली लर्निंग है, ठीक है, कि जो जल्दी शुरू के एजेस में उसको सीखना चाहिए, मुलिन टेस्ट है,
ठीक है। और इसके अलावा एक टेस्ट आपके पास आ जाता है सोशल रिस्पॉन्सिव टेस्ट। इसके अलावा हमारे पास जो थेरेपीज़ यूज़ हो सकती हैं वो हैं ABA थेरेपीज़, ठीक है। CBT आप बहुत सी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। फैमिली थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वो सीखनी चाहिए। और इसके अलावा इमोशन फोकस थेरेपी बहुत हेल्पफुल हो सकती है बच्चों के लिए, इमोशन फोकस, क्योंकि इमोशन कंट्रोल कराना ये बहुत ज़रूरी होता है। और इसके अलावा जो एक थेरेपी बहुत ज़्यादा अच्छी है वो है प्ले थेरेपी। प्ले थेरेपी भी आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं बच्चों को नई चीज़ें सिखाने के अंदर। तो ये सब आप कर सकते हैं। ये एक ट्रीटमेंट प्लान है जिसको आप बना के बच्चे के ऊपर काम कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर के बच्चों की याद रखनी चाहिए। एक तो ये बड़ा ट्रस्ट वर्दी होते हैं, बहुत अच्छा ट्रस्ट करते हैं, बड़ा अच्छा बॉन्ड भी बना सकते हैं अगर किसी के साथ बना लें, ठीक है। बहुत लविंग होते हैं, बहुत केयरिंग भी हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो इनमें हो सकती है, ये बहुत आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, ठीक है। अगर आप इनको देखेंगे ना तो ये आर्टिस्टिक नेचर के आपको नज़र आएंगे, इनकी इमेजिनेशन जो है वो बड़ी अच्छी होगी। जैसे कई बच्चे मिले, एक जो नुकसान होता है वो ये होता है कि इनके टैलेंट्स और इनकी स्ट्रेंथ जो है वो अननोटिस गुजर जाती है, कोई उन पर ध्यान नहीं देता, तो आपने उसको भी लाजमी नोटिस में रखना है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। मैंने कोशिश ये की है कि आपको जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल करके बताया। मैंने कोई ज़्यादा मुश्किल वर्डिंग्स यूज़ नहीं की DSM के अंदर से। तो आपके कोई भी सजेशंस हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या जो आपके सामने स्क्रीन पे ये जो लिंक्स आ रहे हैं आप यहाँ पे जाके भी पूछ सकते हैं, सजेशंस भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।